हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका अवनीश क्लासेस में स्वागत करती हूं मैं। ठीक है, चलिए आज मैं सेकेंड सेमेस्टर 2016 का सेकेंड पेपर पढ़ाने जा रही हूं, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, चलिए आज मैं इसमें पूरा सोल्यूशन सहित आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाती हूँ। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, पटेल एक्ट संबंधित है। ऑप्शन ए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, ऑप्शन बी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से, और ऑप्शन डी है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि पटेल एक्ट किससे संबंधित है। पटेल एक्ट प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। ऑप्शन ए है पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों को रटन प्रणाली से मुक्त करना, या फिर ऑप्शन सी है विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, और ऑप्शन डी है कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत, जैसे कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन पद्धति से मुक्त करना, और नंबर 3 है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना व कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले विधेयक प्रस्तुत कब किया गया था। ऑप्शन ए है 16 मार्च 1910, ऑप्शन बी है 20 मार्च 1911, ऑप्शन सी है 16 मार्च 1911, ऑप्शन डी है 20 अप्रैल 1910। ठीक है, इसका आंसर है गोखले विधेयक 16 मार्च 1911 में प्रस्तुत किया गया था। सर्वप्रथम भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग को गति देने का कार्य गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा करने का प्रस्ताव रखा दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू ने। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा करने का प्रस्ताव दादा भाई नौरोजी ने रखा था, यानी कि ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ था। हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञा पत्र से, मैकाले के वितरण पत्र से, या फिर वुड के आदेश पत्र से। पाश्चात्य विद्या का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, या फिर ऑप्शन बी है श्री MT व्यास, ऑप्शन सी है श्री DS कोठारी, या ऑप्शन डी है डॉक्टर ताराचंद। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री DS कोठारी। भारत के लिए एक सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करने के लिए कोठारी आयोग 1964 से 66 की स्थापना डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। कोठारी आयोग को भारतीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। ऑप्शन ए है 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी है 9वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी है 10वीं पंचवर्षीय योजना में, और ऑप्शन डी है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो इसका आंसर है 9वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि जो 1997 से 2002 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान यानी कब से ये शुरू हुआ था। वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में, या वर्ष 2004 में। तो इसका जो ये समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान 2002 में उत्तर प्रदेश ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी। कब की थी? वर्ष 2002 में। ठीक है, तथा उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान संचालित किया गया था 2002 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। कब की गई थी? ऑप्शन ए है केरल राज्य में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है केवल केरल राज्य में। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सबसे पहले 26 जनवरी 1989 में केरल में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में।
ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से देख लीजिए कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वहाँ पर। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। आप लोग ध्यान देकर पूरा वीडियो शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन ए है 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ऑप्शन बी है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ऑप्शन सी है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और ऑप्शन डी है 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन बी है पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है वो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ही दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल समिति का गठन किया गया 1990 में, 1991 में, वर्ष 1992 में या वर्ष 1993 में, ठीक है। तो इसका यशपाल समिति का गठन कब किया गया था? डॉक्टर यशपाल की अध्यक्षता में यशपाल समिति का गठन 1992 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। बच्चों पर एकेडमिक बोझ कम करने के लिए यशपाल समिति का गठन किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है बीजी खेर, ऑप्शन डी है एस के सिन्हा। तो बुनियादी शिक्षा से कौन संबंधित नहीं है? तो ये पूरा इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। भारत में बुनियादी शिक्षा का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा को नई तालीम शिक्षा, वर्धा शिक्षा आदि नामों से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन तथा एस के सिन्हा बुनियादी शिक्षा से संबंधित है, जबकि बीजी खेर संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीजी खेर बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। बच्चों का विद्यालयों में ठहराव तथा वृद्धि करना, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो इसमें से कौन सा आंसर है कि पोषाहार वितरण का योजना का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बच्चों का विद्यालयों में ठहराव तथा वृद्धि करना। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। बच्चों को स्वस्थ तथा पुष्ट बनाना, बच्चों में अव्यय तथा अवरोधन को कम करना, अतः पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य कुपोषण की समस्या को दूर करना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, शिमला शिक्षा सम्मेलन यानी कि शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? ऑप्शन ए है लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन द्वारा, और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीटेट और यूपीटेट में भी देखने को मिलते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन सीटेट में भी आते हैं और यूपीटेट में भी आते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है 1970 में, 1975 में, 1976 में, और ऑप्शन डी है 1980 में, ठीक है। तो इसका आंसर है शिक्षा को 1976 यानी 1976 में समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ 15 होते हैं। और अब हम चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों की ओर, ठीक है। चलिए इसको भी मैं पूरा क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी कि कैसे आते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी। और आप बस इस लास्ट तक आप ऐसे वीडियो में बने रहिएगा, और ऐसे ही मैं आपके लिए सारे सब्जेक्ट के वीडियो लाती रहूँगी। और इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें से कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, एक साथ प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे 2016 प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। चलिए मैं आगे सॉल्व कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो इसका आंसर है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कलकत्ता मदरसा, फिर इसमें आपको लिखना है कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने किया। इसका उद्देश्य मुस्लिम बच्चों को राज्य में उत्तरदायी व लाभदायक पदों के योग्य बनाना था, ठीक है। फिर आपको हेडिंग डालना है बनारस संस्कृत कॉलेज। इसकी स्थापना सन 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने की थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू जनता का प्रेम प्राप्त करना तथा न्यायाधीशों की सहायता के योग्य हिंदुओं को शिक्षित करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तात्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर है दोस्तों
मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तात्कालीन शिक्षा प्रणाली पर निम्न दूरगामी प्रभाव पड़ा। नंबर 1 है, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। ठीक है। और नंबर 2 में लिखेंगे, मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया था। ठीक है। और पॉइंट 3 में आपको लिखना है कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना उत्पन्न करके उसमें राजनैतिक जागृति उत्पन्न कर दी। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव ना हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम न छिड़ता। ठीक है। फिर आपको नीचे लिखना है, अतः मैकाले के विवरण पत्र में कुछ खामियां भी थी। उसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े, इसीलिए मैकाले की कटु आलोचना भी की जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स वुड की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। इसका आंसर हम लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे प्राथमिक शिक्षा के संबंध में चार्ल्स वुड की सिफारिश तथा सुझाव। फिर इसमें आपको पॉइंट वाइज लिखना है। नंबर 1 में लिखना है आपको, घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया है कि भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर है। फिर 2 नंबर में लिखना है, विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। फिर 3 नंबर में है, सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय करे। 4 नंबर में लिखना है, प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना की जाए। और नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए जिससे उनको निम्न स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा हो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपको हेडिंग डालना है अव्यय व अवरोधन का अर्थ। ठीक है। अब इसमें लिखना है, अव्यय प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले किसी भी स्तर पर बच्चों की समय से पहले वापसी को अपव्यय कहते हैं, अर्थात बीच में विद्यालय छोड़ देना। ठीक है। अवरोधन किसे कहते हैं? अवरोधन से हमारा तात्पर्य रुकावट। जब कोई बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण हो जाता है या एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक बार रहता है तो उसे अवरोधन कहते हैं। जब कोई बालक होता है वो क्लास में एक फेल हो जाता है, यानी उसी क्लास को 2 से 3 बार पढ़ता है, तो उसे हम अवरोधन में शामिल कर लेते हैं। ठीक है। हार्टोग समिति ने शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन का सुझाव दिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है दोस्तों, SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई है? तो इसका आंसर है, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही प्रायोजित योजना पर SOPT के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 1993 से 1994 किया गया। NCERT को सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है? संक्षेप में लिखिए। इसका आंसर है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख कार्य कौन से हैं? नंबर 1 में लिखना है, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक सामग्री का निर्माण, मूल्यांकन, तकनीकी तथा दक्षता का विकास करना, प्रस्तावित करना। ठीक है। पॉइंट 2 में लिखना है, बालिका शिक्षा की उचित व्यवस्था करना, प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना, यानी कि जहां आप पढ़ रहे हो जिसको डाइट बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट में लिखना है, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम में आपको हेडिंग डालना है। इसमें लिखना है आपको, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से हमारा तात्पर्य है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन सी क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर हमें लिखना है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु निम्न क्रियाकलापों का आयोजन किया जा सकता है, जैसे कि रोचक, मनोरंजक कहानी, गीत तथा उद्देश्य पूर्ण खेल क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में अच्छी आदतों एवं नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। नंबर 2 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा द्वारा बच्चों को विकासोन्मुख और समृद्ध वातावरण दे सकते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,
है ना। हमने 22, 23 और हाँ 24 कर लिया है। अब हम चलते हैं 25 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के उद्देश्य निम्नलिखित है। सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय में सभी बच्चों का प्रवेश कराना। फिर नंबर 2 में लिखना है, सन 2007 तक बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। सन 2008 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। और फिर पॉइंट 4 में लिखना है, जीवन के लिए शिक्षा पर बल देने हेतु गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। और पॉइंट 5 में लिखेंगे, 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। दोस्तों आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते रहते हैं, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से, ठीक है। मैं ऐसे ही पूरे सब्जेक्ट करवाऊंगी, फिर मैं 2016, 17, 18 यानी अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर आपको कंप्लीट करके दूंगी, पढ़ाऊंगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है। तो इसका आंसर लिखेंगे, विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर यानी डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। डाइट संस्थान के महत्वपूर्ण कार्य, यानी कि डाइट के महत्वपूर्ण क्या कार्य होते हैं, पिछड़े बालकों से संबंधित विशेष समस्याओं पर परामर्श तथा फर्स्ट जनरेशन लर्नर के उपचारात्मक शिक्षा व्यवस्था एवं मार्गदर्शन प्रदान करना, शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था हेतु मार्गदर्शन या विभिन्न शाखाओं के कार्यों में सहयोग प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के लिए मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है। तो इसका आंसर है, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई निम्नलिखित है। राजनीतिक कठिनाई, शासन की कमजोर नीति, प्राइमरी स्कूल के प्रबंधन तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव, और फिर शिक्षा का अभाव, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता, अपव्यय एवं अवरोधन, और शिक्षा का निम्न स्तर, तथा लास्ट पॉइंट है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो आपको लिखना है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियां निम्नलिखित है। नंबर 1 है विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल। नंबर 2 है बालिका शिक्षा को विशेष महत्व। नंबर 3 है वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। नंबर 4 है अध्यापक दक्षता में वृद्धि। नंबर 5 है सामुदायिक सहायता एवं समानता पर बल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम 29, संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संपूर्ण साक्षरता अभियान की 3 विशेषताएं हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है। पॉइंट 2 में लिखना है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। नंबर 3 में लिखना है, संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी केवल नामांकन वृद्धि करना ही इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानकों को स्थापित करता है और शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करता है। यह अनिवार्य रखता है कि सभी निजी स्कूलों में 25% सीटें छात्रों के लिए अलग रखी है। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अध्याय तथा 38 खंड हैं, ठीक है दोस्तों। ये अति लघुत्तरी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं लघुत्तरी प्रश्न की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है। तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूपेण दूर करने के लिए हुई है। प्रथम चरण में बाल श्रमिकों को सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया जाता है, फिर उन्हें उनकी परिस्थितियों से निकालकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम में 100 जनपद आच्छादित थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2002 से 2007 में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना के आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ, जिसके अंतर्गत निम्नवत प्रयास किए गए। वो प्रयास कौन कौन से हैं। पॉइंट 1 है बाल श्रम अधिनियम 1986 का सख्ती से क्रियावचन होगा। फिर पॉइंट 2 है कालांतर में तय किया गया कि अधिक जनपदों में
NCLP संचालित किया जाए। फिर पॉइंट 3 है, उन कार्यक्रमों तथा विभागों का प्रभावी समन्वय होगा, बच्चों के पुनरावास की व्यवस्था हो सकेगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यह प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है। ठीक है, न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर पर सीख सकते हैं, सभी शिक्षण कार्य सीखे नहीं जा सकते हैं, सभी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। न्यूनतम अधिगम स्तर प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इस प्रकार सहायक है जो निम्नलिखित है। अपव्यय एवं अवरोधन, छात्रों के स्तर में अंतर, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के, इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या है। देखिए आप लोग ये देख रहे होंगे कि जैसे कि यशपाल समिति में आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिला। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो अपव्यय एवं अवरोधन ये अति लघुत्तरी में भी था। ठीक है, तो इससे मतलब आप अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और जो शॉर्ट आंसर होते हैं उनमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका आंसर क्या है, शिक्षा बिना बोझ के संदर्भ में यशपाल समिति के क्या सुझाव थे, तो इसको भी हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते की औसत भाग 4 kg के लगभग है। हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि बच्चों को पढ़ाते ज़्यादा है और समझाते कम है। फिर पॉइंट 3 है, हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का भी बोझ है जिसका असर बच्चों पर सीधा पड़ता है। ठीक है, पॉइंट 4 में लिखना है आपको, बचपन में विशेषकर मध्यम वर्ग के बच्चे गृह कार्य, ट्यूशन, कोचिंग संस्थाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश उनके लिए दुर्लभ वस्तु हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय दस्तकारी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा कीजिए। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। गांधी जी ने वर्धा सम्मेलन 1937 में भारतीय शिक्षाविदों के सम्मुख बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना का आधार एक बेसिक क्रॉप्ड का रखा और उसका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य सिर्फ मानसिक शिक्षा देना ही नहीं वरन उसका आधार हाथ व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ उसके मानसिक स्तर पर पहुंचाना है और साथ मानव के हृदय एवं उसकी आत्मा का उन्नयन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 है, सन 1813 के आज्ञापत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार एक नई दिशा प्रदान की है, तो इसका आंसर है, वर्ष 1813 में ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम में भारत शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया। मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्पंदन सिद्धांत क्या है, इसका आंसर है, भारत में शिक्षा के विस्तार के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि जनता का शिक्षित किया जाए या किसी वर्ग विशेष को उच्च शिक्षित किया जाए। व्यापारियों की कंपनियों होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी। लॉर्ड मैकाले जनसाधारण को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार है कि उच्च वर्ग का निर्माण अति आवश्यक है जो शिक्षा पाने के बाद हमारे बीच दुभाषियों का कार्य कर सके। 1837 में लिखा गया है कि वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य निम्न वर्गों के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना नहीं है बल्कि हमारा उद्देश्य ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो अपने देशवासियों में उस शिक्षा का कुछ अंग वितरित कर सके। इसीलिए यह उच्च वर्ग के संपन्न लोगों को शिक्षा प्रदान करना चाहता था। उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए जहां से वह स्वतः क्षण कर निम्न वर्ग में पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत को अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव लिखिए। फिर इसको हम पॉइंट में लिखेंगे। पॉइंट 1 है, 14 वर्ष की आयु तक के बालकों हेतु सार्वभौमिक स्थायित्व शिक्षा में गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर जोर दिया जाएगा। बालकों के संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए। विद्यालय में शारीरिक दंड की प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं, पॉइंट 1 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना। फिर है स्नेह रहित शिक्षा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया,
अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, उद्देश्यों की अस्पष्टता, दोषपूर्ण प्रबंध व्यवस्था, अनुसंधान एवं नवाचार की कमी। और फिर नेक्स्ट है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के साथ एक और समस्या यह है कि यह विभिन्न उम्र के छात्रों के लिए अच्छी तरीके से सुसज्जित नहीं है। लास्ट पॉइंट है इससे जीवन में बाद में कम उपलब्धियां या ड्रॉप आउट दर जैसी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी और हमारे इस वीडियो का PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव से है। विश्व के सभी देश के स्कूल अपने अपने देश के बच्चों को अपने देश में प्रेम करने की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन सारे विश्व से प्रेम करना नहीं सिखाते हैं। यह विश्व सुरक्षित रहेगा तभी उसके देश सुरक्षित रहेंगे। लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग भेद आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना। इसको भी हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। दोस्तों जितना पॉइंट वाइज लिखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, आप पॉइंट में लिखते हो तो। ठीक है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन को जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि अधिगम को कंठस्थ विधि से दूर रखा जाए, यानी कि आप जो कुछ भी पढ़ो तो उसको समझो, ना कि उसको रटो। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रमों से पूरे पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की परिवेशी विशिष्टता एवं अनुभव को मान्यता हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को सक्रिय सीखने वालों के रूप में पहचानना, ना कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियाकलापों के आधार पर बच्चों के अवलोकन एवं मूल्यांकन की दक्षता। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है तथ्य एवं सूचनाओं को ज्ञान समझने के स्थान पर अनुभव के माध्यम से निर्मित मानने की दक्षता। ठीक है दोस्तों, मैंने आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। इसी तरह मैं पूरे सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को अवनीश क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो दोस्त लोग हैं उनको भी शेयर कीजिए। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अवनीश क्लासेस करके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहीं पर PDF भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।